हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर के स्टडी। स्टूडेंट, आज मैं आपको 9th क्लास साइंस का जो सीबीएसई के द्वारा डीओई का प्रश्न पत्र दिया गया है 2023-24 उसका सॉल्व करवा रहा हूँ। इसका पहला क्वेश्चन है, ठोस, द्रव और गैस पदार्थ के बीच समानता यह है कि वे स्थान घेरता है, द्रव्यमान रखता है, ए और बी दोनों निश्चित आकार रखता है। तो इसका जो है जो ठोस और द्रव और गैस पदार्थ के बीच जो समानता है वो स्थान भी घेरता है और द्रव्यमान भी रखता है, निश्चित आकार जो है सो नहीं रखता। इसलिए आंसर जो है सो सी हो जाएगा। ए और बी जो है सो दोनों सही है, स्थान भी घेरता है और द्रव्यमान भी रखता है। जब आप 20 ग्राम पोटेशियम पर मैग्नेट को 1000 मिलीलीटर पानी में घोला जाता है तो आयतन में कोई वृद्धि नहीं होती है। यह अवलोकन इंगित करता है कि पानी के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है जिसमें पोटेशियम परमैंगनेट के सूक्ष्म कण समाहित हो जाते हैं। यही इसका जो है सो आंसर है कि जब हम 20 ग्राम पोटेशियम परमैंगनेट में 1000 मिलीलीटर पानी में घोला जाता है तो यह आयतन में कोई वृद्धि नहीं होती। यह अवलोकन इंगित करता है कि पानी के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है जिसमें पोटेशियम परमैंगनेट के सूक्ष्म कण समाहित हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है जो इसका सही है। उसके बाद जो क्वेश्चन है आपका, उसके बाद क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव गैस एरोसोल नहीं है। तो इसमें जो है सो आपको पहले भी बताया गया था कि जैसे कुहासा है, बादल है, धुआं है और कोहरा है, इसमें जो है सो एरोसोल नहीं है। इसमें क्या आंसर आ जाएगा? बादल आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है सो इसका सही है। Na2CO3 में मौजूद आयन है Na+ और CO3 2-, ये जो है सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद जो क्वेश्चन है, जब 6 ग्राम कार्बन को 16 ग्राम ऑक्सीजन में जलाया जाता है तो 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है। यदि 6 ग्राम कार्बन को 30 ग्राम ऑक्सीजन में जलाया जाएगा तो उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी? ये क्वेश्चन मैं प्रैक्टिकल में सारा करवाया हुआ हूँ। ये जो है सो आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन रहा, ये आपको जो है सो करना है। यदि नहीं बने तो उसके बाद जो है सो आप कमेंट करना, मैं ये क्वेश्चन बनाऊँगा। परमाणु की संरचना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पहला जो क्वेश्चन है वो है ऑप्शन है, परमाणु एक अविभाज्य कण है, समग्र रूप से परमाणु उदासीन होते हैं, परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में केंद्रित होता है। तो इसमें क्वेश्चन है कि कौन सा गलत है। बस यहाँ पे स्टूडेंट जो है सो सही जो है सो देख के मार देते हैं, लेकिन इसका जो क्वेश्चन है गलत आपको बताने हैं। तो ये परमाणु अविभाज्य कण है, ये गलत है। परमाणु जो है सो क्या है? विभाज्य कण है, क्योंकि परमाणु में जो है सो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, इसलिए ये गलत है। ये दो जो आपका समग्र रूप से परमाणु उदासीन होते हैं, परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में केंद्रित होता है, ये दोनों सही है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है सो आपको इसमें जो है सो टिक करना है, केवल एक जो है सो गलत है। क्वेश्चन नंबर 7, किसी तत्व के परमाणु के M कोश में 3 संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उस तत्व की परमाणु संख्या कितनी होगी? आपको पता है कि K सेल में 2, M सेल में जो है L सेल में 8 और M सेल में जो है सो 8 जो है सो हम रख सकते हैं, क्योंकि इसका जो है सो हम फार्मूला बताए थे आपको, 2n² करके लिख सकते हैं। तो 2, 8 और 3, इसका मतलब जो है सो Z बराबर कितना होगा? 13 होगा। जो परमाणु संख्या जिसका 13 है वो जो है सो आपको क्या करेगा? 3 संयोजकता इलेक्ट्रॉन जो है सो होगा M कोश में, तो Z बराबर 13 हो जाएगा। राइबोसोम की भूमिका है प्रोटीन संश्लेषण का स्थान है। ये राइबोसोम क्या है? प्रोटीन संश्लेषण का स्थान है। ऑप्शन नंबर ए जो है सो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 है, कमल का तना किसकी उपस्थिति के कारण पानी में तैरता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एरेनकाइमा। उसके बाद क्वेश्चन है 10वां, जो ऑप्शन नंबर ए है आपका 9 का, वो एरेनकाइमा, वो आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित से कौन सा ग्राफ किसी वस्तु के एक समान गति को दर्शाता है? तो एक समान गति के लिए जो है सो क्या होनी चाहिए? स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए जो है सो आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1।
11 क्वेश्चन है आपका, यदि किसी वस्तु का t समय में s दूरी तय करती है तो इसकी गति कितनी होगी। तो गति बराबर क्या होता है आपका जो है सो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो चाल को जो है सो आपको v और दूरी को s और t, तो v बराबर क्या हो जाएगा s/t। ऑप्शन नंबर ए जो है सो सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है सो सही हो जाएगा। एक लड़का चलती हुई ट्रेन में सिक्का उछालता है तो उसके पीछे गिर जाता है। इसका मतलब यह है कि ट्रेन चल रही है त्वरित गति से, उसका जो है सो गति क्या होगी, त्वरित होगी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है सो सही हो जाएगा। वस्तु जिसमें तुलनात्मक रूप से सबसे कम जड़त्व है, इसमें जो है सो आपको पता है कि जितना भारी रहता है उसमें जड़त्व जो है सो उतना ही अधिक होगा। तो इसका मतलब है कि एक ठोस लोहे की गेंद में सबसे ज़्यादा जड़त्व होगा, उसके बाद प्लास्टिक के गेंद में, उसके बाद एक कागज़ की गेंद, यानी कागज़ की गेंद में सबसे कम जड़त्व होगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर सी जो है सो आपका आंसर हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान होगा ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है सो इसका आंसर हो जाएगा। परमाणु से प्राप्त ऊर्जा जिसका उपयोग बिजली संयंत्रों को चलाने के लिए किया जाता है, तो इसका ऑप्शन जो है सो ए हो जाएगा। परमाणु ऊर्जा में जो है सो इसका उपयोग किया जाता है। संपीड़ित स्प्रिंग में होता है स्थितिज ऊर्जा होता है, पोटेंशियल एनर्जी जो है सो इसमें होता है स्प्रिंग में, इसलिए स्थितिज ऊर्जा इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो है सो प्रश्न संख्या 17 से 20 में जो है सो अभिकथन और कारण आधारित प्रश्न है। इसमें 2 कथन शामिल है, अभिकथन ए और कारण आर है। नीचे दिए गए उचित विकल्प का चयन करके इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। जैसे ये कह रहा है जल की परमाणुकता 3 है तो H2O लिखते हैं, तो H का 2 परमाणु और O का 1 है, तो इसका मतलब ये सही है। परमाणुकता एक अणु का निर्माण करने वाले परमाणुओं की संख्या, ये भी सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है सो सही हो जाएगा। ए आर दोनों सत्य है और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी करता है। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन है, जाइलम जो है सो एक संवहन उत्तक है, सही है। जाइलम जो है सो क्या करता है, आपको मिनरल्स और वाटर पत्ती तक पहुंचाता है, इसलिए इसे संवहन उत्तक कहते हैं। उसके बाद पौधे में पानी और खनिज का परिवहन जाइलम के माध्यम से होता है, ये भी सही है। ये दोनों व्याख्या भी करता है, इसलिए ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, दुर्घटना को रोकने के लिए सुरक्षा बेल्ट पहने जाते हैं, ये भी सही है। सुरक्षा बेल्ट हमारे शरीर पर एक बल लगाती है जो हमारे आगे बढ़ने की गति को धीमा करता है, ये भी सही है। दोनों सही है और आर जो है सो ए की व्याख्या भी करता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। सोयाबीन एक खरीफ फसल है, ये तो सही है। वर्षा ऋतु में उगाई जाने वाली फसल रबी फसल है, ये गलत है, इसीलिए ए सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो है सो सी जो है सो इसका आंसर हो जाएगा। ये सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था। अब आपको जो है सो यहाँ पे 2 नंबर का क्वेश्चन जो है सो करवाया जाएगा। तो 2 नंबर के क्वेश्चन में इसका जो पहला क्वेश्चन है कि एक प्रयोग के लिए यदि आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड का तुरंत तैयार किए गए 10% बिलियन की आवश्यकता है और आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड के क्रिस्टल है, तो आप 90 मिलीलीटर जल की उपयोग करके यह बिलियन कैसे तैयार करेंगे। तो इसमें जो है सो बस आपको आंसर लिखना है। ये 10 ग्राम जो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है का वजन करें और इसमें 90 मिलीलीटर पानी के साथ कंटेनर में डालें, इस प्रकार जो है सो हम बिलियन तैयार करेंगे। मतलब 10 ग्राम आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड डालने हैं बिलियन में, बस ये आंसर आपको लिखना है इसमें। उसके बाद क्वेश्चन है, एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय किन्हीं 2 जीवों का नाम लिखिए। तो एक कोशिकीय जीव कहते किसे हैं, ऐसे जीव जिनका शरीर केवल एक कोशिका से बना होता है, एक कोशिकीय जीव कहलाता है। इसका उदाहरण में आपको कार्य लिखने के लिए, तो जीवाणु और अमीबा, क्लेमिडोमोनास और पैरामीशियम, ये आप उदाहरण में लिख सकते हैं। बहुकोशिकीय जीव कहते हैं ऐसे जीव जिनका शरीर असंख्य कोशिकाओं से बना होता है। बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं जैसे मनुष्य, हाथी, पक्षी, सरसों का पौधा और आम का वृक्ष, ये सब सारे बहुकोशिकीय जीव हैं। लेकिन आपको बस एग्जाम्पल देना है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, इसलिए एक कोशिकीय जीव में आपको बस बोलना है जीवाणु और अमीबा। बहुकोशिकीय जीव में बोलना है आपको मनुष्य हुआ, हाथी हुआ, बस ये आप लिख देंगे। क्वेश्चन है कि रक्त एक महत्वपूर्ण संयोजी उत्तक है, क्यों।
तो इसमें आप आंसर लिखेंगे रक्त को तरल संयोजी ऊतक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका अंतर कोशिकीय पदार्थ तरल होता है। जो अंदर का पदार्थ होता है वो तरल होता है जिसमें कोशिकीय बिखरी रहती है, इसीलिए रक्त को तरल संयोजी ऊतक कहा जाता है। अर्थात इसमें आपको बस ये जवाब लिखने हैं कि रक्त को तरल का मतलब ही होता है लिक्विड, और ये जो लिक्विड होता है इनका अंतर कोशिकीय पदार्थ जो है सो लिक्विड अवस्था में मतलब तरल में होता है जिसमें कोशिकाएं चारों तरफ बिखरी रहती है, इसीलिए रक्त को हम तरल संयोजी ऊतक कहते हैं। उसके बाद जो है सो आपका क्वेश्चन है कि इसमें एक लड़का 400 ग्राम वजन की एक गेंद को 10 मीटर प्रति सेकेंड को प्रारंभिक वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकता है, तो प्रारंभिक संवेग ज्ञात कीजिए और इसकी उड़ान के उच्चतम बिंदु पर इसका संवेग भी ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर जो आप लिखेंगे, इसका मेन जो है सो आपका दिया हुआ है आंसर कि यहाँ पे m जो है सो आपका कितना है 400 ग्राम। तो ग्राम को पहले केजी में बदलेंगे तो 400 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.4 केजी। और u जो है सो आपको प्रारंभिक वेग को इंडिकेट करता है, तो u आपका दे दिया है 10 मीटर पर सेकेंड, और v जो है सो अंतिम बिंदु पर जब पहुंचेगा तो v कितना हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड। तो इसलिए आपका जो प्रारंभिक संवेग होगा वो mu बराबर जो है सो क्या हो जाएगा, mu बराबर आपका हो जाएगा 0.4 इंटू 10, यानी इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 केजी मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, और एम भी कितना हो जाएगा 0.4 इंटू 0 यानी 0 केजी मीटर पर सेकेंड। इसमें आप यूनिट लिखना मत बोलना, यूनिट आपको किसी भी हालत में केजी मीटर पर सेकेंड जो है सो लिखना ज़रूरी है। उसके बाद जो क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन जो है सो आपका इसके बाद है कि ऐसी दो ध्वनि तरंगों को दर्शाने के लिए आरेख बनाइए जिनका आयाम तो समान है लेकिन आवृत्ति अलग अलग हो। तो इसमें आपको लिखना है कि आयाम समान है, तो आयाम यदि आप यहाँ से लेके यहाँ तक यदि आप देखेंगे तो डिस्टेंस जो है सो दोनों का जो है सो आपको सेम रखने हैं, डिस्टेंस जो है सो आपको सेम रखने हैं दोनों का। लेकिन आयाम का मतलब ही होता है जो यहाँ से पहुँचने में जैसे इसको कितना बार टाइम लगा, देखिए स्पेस जो है सो यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस जो है, तो यहाँ से हम देख रहे हैं दोनों के बीच में डिस्टेंस सेम है, और लेकिन डिस्टेंस यहाँ पर आने के बाद फ्रीक्वेंसी जो है सो जब अलग अलग होगी, तो ये यदि ऐसे यदि हम कर दें तो इसमें फ्रीक्वेंसी आप देख रहे हैं कि कितना बार हो गया, इसमें 2 बार 1 2 3, यहाँ पे देख लो आप 1 2 3 4 5 6, डिस्टेंस जबकि सेम ही है। आपको इस तरह फिगर जो है सो ड्रॉ करके बता देने हैं। उसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर जो है सो आपका 26 जो क्वेश्चन है उसमें जो है सो क्वेश्चन कह रहा है आपका कि भारत में सिंचाई के लिए उपयोग किए जाने वाले उपलब्ध 4 जल संसाधनों की सूची बनाइए। तो आपको 4 जो है सो जल संसाधन की सूची बनाने हैं। तो जल संसाधन का सूची में आप क्या लिखेंगे, नदियाँ हो गया, टैंक हो गया, तालाब हो गया, ट्यूबवेल हो गया और झील हो गया। ये सब सारे के सारे क्या हैं, सिंचाई के लिए उपयोग किए जाने वाले 4 जल संसाधन हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका जो 3 नंबर का आ रहा है 27 से 33 तक, ये क्वेश्चन है निम्नलिखित में से रसधानियों का क्या कार्य है। रसधानी पहले आप कहते किसे हैं, ये जो है सो आपको समझना पड़ेगा। रसधानी क्या होता है, जंतु कोशिका में रसधानियाँ छोटी व पादप कोशिका में बहुत बड़ी होती है। पादप रसधानियों में कोशिका द्रव्य भरा होता है, ये कोशिका को स्फूर्ति और दृढ़ता प्रदान करता है। पादप रसधानियों में पौधे के लिए आवश्यक पदार्थ जैसे शर्करा, अमीनो अम्ल और विभिन्न कार्बनिक अम्ल एवं कुछ प्रोटीन भी भरे होते हैं। और इसमें जो है सो आपको पौधे में तो ये सारी चीज़ लिखने हैं कि पौधे में जो है सो क्या शब्द दिया कि पौधे में रसधानियाँ का काम क्या होता है। पौधे में रसधानियाँ का काम है कोशिकाओं को स्फूर्ति और दृढ़ता प्रदान करना।
और पादप रसदानी में पौधे के लिए आवश्यक पदार्थ जैसे शर्करा, अमीनो अम्ल, विभिन्न कार्बनिक अम्ल एवं कुछ प्रोटीन भरे होते हैं। जबकि अमीबा में जो है सो आपको लिखने हैं कि अमीबा में संकुचनशील रसदानी उत्सर्जन के लिए महत्वपूर्ण होता है। बस आपको यही लिखने हैं कि अमीबा में जो रसदानी होता है वो किसके लिए होता है, ये उत्सर्जन के लिए जो है सो महत्वपूर्ण होता है। इस प्रकार जो है सो क्वेश्चन नंबर 27 का ए में तो आप इस प्रकार से जवाब आप लिखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन है कि किस कोशिकांग को कोशिका का आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है। तो ये आपको पता होगा, लाइसोसोम को जो है सो आत्मघाती का थैली के रूप में जाना जाता है। ये इसमें आप आंसर जो है सो यही लिखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि किन्हीं 3 एपिथेलियम ऊतकों के नाम और उनका स्थान भी आपको बताने हैं। तो इसमें जो है सो पहले एपिथेलियम ऊतक होता क्या है ये आपको समझना पड़ेगा। तो एपिथेलियम ऊतक एक अत्यंत महीन और चिकनी झिल्ली है जो शरीर के भीतरी समस्त अंगों के बाह्य पृष्ठों को आच्छादित किए हुए है। इसी का दूसरा रूप शरीर के कुछ खोखले विवरणों के भीतरी पृष्ठ को ढके रहता है, जिसे अंतरकला भी कहा जाता है। जो आपका एपिथेलियम शरीर का एक विशिष्ट ऊतक है जो अंगों का आच्छादन करके उनकी रक्षा भी करता है। आपको इसमें जो है सो क्वेश्चन है कि आपको बताने हैं तीन जो है सो आपको एपिथेलियम ऊतक बताने हैं, उसका स्थान भी बताने हैं। तो सबसे पहला आप जो है सो एपिथेलियम ऊतक लिखेंगे सल की उपकला। इस प्रकार के ऊतक पतली और चपटी होती है और इसके मध्य में चपटा केंद्रक पाया जाता है, जैसे आहार नली और मुंह का स्तर। यहाँ पे जो है सो ये सल की उपकला जो है सो स्थित रहता है। दूसरा है स्तंभाकार उपकला, जिसके कोषाणु स्तंभ के समान होते हैं और आमाशय तथा आंत्र की भीतरी पृष्ठ इसी उपकला से ढका होता है। उपकला का मतलब एपिथेलियम होता है। स्तंभाकार उपकला में केंद्रक तल पर स्थित होता है, केंद्रक तल पे। उसके बाद नेक्स्ट है आपका ग्रांथिक उपकला, जो आंत्र की भित्तियों में रक्त ग्रंथियों में रूपांतरित हो जाता है। यह स्तंभाकार कला का ही एक रूप भी है। इस प्रकार जो है सो इसमें जो है सो आपको एक सल्की उपकला, स्तंभाकार उपकला, ग्रंथिल उपकला, ये जो है सो आपको इसमें बताने हैं। इसको आप इस ढंग से भी बता सकते हैं। एपिथेलियम ऊतक जो है सो आपका स्क्वैमस उपकला ऊतक, इसका स्थान जो है सो आपका कहाँ है, रक्त वाहिका और फेफड़े की वायु कोशिकीय परत में स्थित होता है, स्क्वैमस। उसके बाद है घनाकार उपकला ऊतक, इसका स्थान कहाँ पे है, गुर्दे की ट्यूबुलर परत और ग्रंथि संबंधी नलिकाएं में होता है। उसके बाद है स्तंभाकार उपकला ऊतक, जिसका स्थान कहाँ पे है, पाचन और ऊपरी श्वसन पथ के परत पे स्थित होता है। इस प्रकार जो है सो इस क्वेश्चन का हम जवाब लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छात्र 10 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार बगीचे की सीमा के साथ एक पथ पर चलना शुरू करता है। उसे 10 मीटर की रास्ता तय करने में 40 सेकंड का समय लगता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि 2 मिनट 20 सेकंड के अंत में छात्र की दूरी बताने हैं आपको और विस्थापन का परिमाप भी बताने हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आप जवाब लिखेंगे, इस क्वेश्चन का जवाब है कि इसमें जो है सो आप देख सकते हैं कि वर्गाकार का मतलब ही होता है 10 10 10 10 है। चाल बराबर क्या हो जाता है, दूरी बटे समय। तो दूरी कितना है, 10 मीटर है और समय कितना दिया है, 40 है। जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका जो है सो निकल कर आ जाएगा 0.25 मीटर पर सेकेंड। स्पीड बराबर कितना हो गया, 0.25 मीटर पर सेकेंड। आपको समय दिया हुआ है 2 मिनट 20 सेकेंड। तो मिनट को जब हम सेकेंड में बदलेंगे तो 2 को 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका हो जाएगा 120 सेकेंड प्लस 20 सेकेंड, ये कितना हो गया, 140 सेकेंड। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। जब हमें मल्टीप्लाई करना है स्पीड 0.25 और टाइम कितना है, 140, तो ये 35 मीटर हो जाएगा। पहला तो आपका स्पीड निकालना था। अब जो है सो दूसरे केस में जो है सो देख लीजिए आप
डिस्टेंस जो है सो आपका कितना हो जाएगा, टोटल 10 + 10, यहाँ पे सेकेंड है। यदि छात्र दिए गए वर्गाकार मैदान की दूरी 2 मिनट 40 सेकेंड में पूरा करता है तो उसकी गति गणना कीजिए। तो दूरी पहले 10 10 10, ये 40 मीटर हो गया। टाइम कितना दिया है, 2 मिनट 40 सेकेंड। कितना है, 2 मिनट 40 सेकेंड। तो 2 मिनट 120 सेकेंड के बराबर होगा। 60 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 120 सेकेंड + 40 सेकेंड, ये हो गया 160 सेकेंड। स्पीड बराबर कितना है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये डिस्टेंस 40 और 160, ये 1/4 यानी 0.25 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। इस प्रकार जो है सो इस क्वेश्चन का जवाब, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए इसको आप सही ढंग से आपको करना पड़ेगा। उसका अथवा का क्वेश्चन भी है। एक कार 6 सेकेंड में अपनी गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा से घटाकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा कर देती है, तो कार का त्वरण ज्ञात कीजिए। तो त्वरण ए बराबर क्या होता है, v - u/t। तो आपको v और u तो दोनों दिया हुआ है, लेकिन आपको किलोमीटर पर आवर में है तो इसको मीटर पर सेकेंड में पहले हम चेंज करेंगे। तो u कितना है आपका, u है 80 किलोमीटर पर आवर, तो इसे मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए 5/18 करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 200/9, ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। v आपका 60 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको जब 5/18 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो 5/18 इसका कैलकुलेशन करने के बाद 150/9 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। और उसके बाद बस आपको सेट कर देने हैं a बराबर v - u/t। तो v - u/t, v आपका 150/9 और u 200/9/6। इसका कैलकुलेशन करने के बाद -50/54 हो जाएगा। इस प्रकार जो है सो इस क्वेश्चन को जो है सो हम बनाएंगे। आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसके बाद ये है कि ध्वनि के बहुल परावर्तन के 3 उपयोग लिखिए। क्वेश्चन नंबर 30 है। तो ध्वनि तरंगों को इस प्रतिबिंब का उपयोग सभागार में तरंगों को पूरे हॉल में समान रूप से फैलाने के लिए किया जाता है। ध्वनि तरंगों को परावर्तन ध्वनि बोर्डों के प्रयोग से किया जाता है। स्पीकर साउंड बोर्ड के फोकस पर स्थित होता है। ध्वनि के परावर्तन का उपयोग पानी के नीचे की वस्तुओं की गति और दूरी मापने के लिए भी किया जाता है। तो ध्वनि का उपयोग जो है सो हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, ये सारे के सारे जो है सो आपको जो बोले हैं वो आप जो है सो लिख देना। आपका जो है सो 100% नंबर आएगा। पेरिस्कोप में भी किया जाता है, स्टेथोस्कोप में किया जाता है, मेगाफोन में किया जाता है। उसके बाद इसका अथवा का जो क्वेश्चन है, एक लड़के ने एक चट्टान के पास ताली बजाई और 6 सेकेंड बाद उसकी प्रतिध्वनि सुनी। यदि ध्वनि की गति भी 346 मीटर पर सेकेंड मानी जाए तो लड़का से चट्टान की दूरी कितनी हो जाएगी। तो इसको बनाने के लिए आपको याद रखना पड़ेगा कि भी आपका कितना है। भी जो है सो आपका इसमें दिया हुआ है यहाँ पे 346 मीटर पर सेकेंड और टी आपका कितना दिया हुआ है 6 सेकेंड। तो जब इको साउंड होती है तो उस समय में फॉर्मूला जो है सो 2D हो जाता है। 2D बराबर क्या होगा, v और t। v क्या हो गया, इसका जो है सो वेग हो गया, और t क्या हो गया, समय हो गया, d क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। तो इको साउंड में डबल डिस्टेंस तय किया जाता है, इसलिए d बराबर क्या हो जाएगा, vt/2 हो जाएगा। v 346 है और आपका t कितना है 6/2। इसको जो है सो कैलकुलेशन करने के बाद 1038 मीटर जो है सो आपका डिस्टेंस हो जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो आपका है, ध्वनि की प्रतिध्वनि किसे कहते हैं। तो ध्वनि की प्रतिध्वनि, ध्वनि का स्रोत बंद हो जाने के बाद भी उसका बने रहना ध्वनि का प्रतिध्वनि कहलाता है। ध्वनि का स्रोत बंद हो जाने के बाद भी उसका बने रहना ध्वनि का प्रतिध्वनि कहलाता है। उसके बाद क्वेश्चन है आपका, उन विभिन्न वांछनीय लक्षणों की सूची बनाएं जिनके लिए मुर्गी पालन में भारतीय और विदेशी नस्लों का संकरण कार्यक्रम विकसित किए गए हैं। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें जो आप आंसर लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, कम रख रखाव वाले नस्लें का ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। उच्च रोग प्रतिरोधक क्षमता वहाँ पे जो है सो रखा जाता है। कृषि अपशिष्टों से उत्पादित सस्ते आहार वहाँ पे जो है सो इंतजाम किया जाता है। और अंडों की गुणवत्ता और आकार जो है सो देखा जाता है।
मतलब मेन क्वेश्चन हो गया आपका कि ये क्वेश्चन कह रहा था कि आपको उन्हें विभिन्न वांछनीय लक्षणों की सूची बनाए जिनके लिए मुर्गी पालन में भारतीय और विदेशी नस्लों का संक्रमण कार्यक्रम विकसित किए गए हैं। तो कम रख रखाव वाले नस्लें जो है सो इंतजाम किया गया है, उच्च रोग प्रतिरोधक क्षमता रखा गया है, कृषि अवशिष्टों से उत्पादित सस्ते आहार का उपयोग करने की क्षमता किया गया है, अंडों की गुणवत्ता और आकार देखा गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 32 क्वेश्चन कि निम्नलिखित यौगिकों के रासायनिक सूत्र लिखिए। अमोनिया सल्फेट। तो अमोनिया सल्फेट, तो अमोनिया का जो है सो क्या फार्मूला होता है? अमोनिया का आपका फार्मूला होता है NH4 और यहाँ पे प्लस, और सल्फेट का होता है SO4 -2। जब क्रॉस, इसका जो है सो बैलेंसिंग कितना होता है 1, इसका होता है -2। तो जब क्रॉस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा NH4 ब्रैकेट के बाहर 2SO4। इस प्रकार जो है सो इसका केमिकल फार्मूला जो है सो हम बनाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट था आपका सोडियम नाइट्रेट। तो Na और NO3, Na का बैलेंस 1, NO3 का -1, और इस प्रकार जब क्रॉस करेंगे तो NaNO3 हो जाएगा। एल्युमिनियम ऑक्साइड का क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम का बैलेंस 3, ऑक्सीजन का 2 -2 होता है, जब क्रॉस करेंगे तो Al2O3 हो जाएगा। इस प्रकार जो है सो इसका केमिकल फार्मूला जो है सो हम लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से दिए गए पदार्थ ABC के गलनांक और क्वथनांक का निरीक्षण कीजिए। और कह रहा है कि जैसे ABC गलनांक और क्वथनांक दे दिया है। क्वेश्चन ए में है कमरे के तापमान 30 डिग्री C पर पदार्थ ABC की भौतिक अवस्थाएं बताइए। तो यहाँ पे आपको आंसर लिखना पड़ेगा कि जब 30 डिग्री C है ABC में, तो A गैस अवस्था में होगा, B ठोस अवस्था में होगा, C क्या होगा? तरल अवस्था में होगा। और उसके बाद जो है सो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन उसी में B है, दी गई तालिका में उस पदार्थ का नाम बताए जिसकी संपीडनशीलता अधिक होगी। तो संपीडनशीलता सबसे अधिक किसकी होगी? A की अधिक हो संपीडन है, क्योंकि यह एक गैस है। ये भी आपको बताने क्यों, तो ये गैस है इसीलिए संपीडन क्षमता सबसे अधिक A की होगी। A क्या है? गैस है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इसमें क्वेश्चन नंबर 34 जो क्वेश्चन है ये आपका है कि 35C17 और 37C17 एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित है। तो आपको पहले भी हम बताए थे कि यदि एटॉमिक नंबर नीचे वाले को बोलते हैं यानी परमाणु संख्या, ऊपर वाले को एटॉमिक मास बोलते हैं यानी द्रव्यमान संख्या। इसका मतलब है कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 17 ये परमाणु संख्या बराबर है और द्रव्यमान संख्या भिन्न है। इसका मतलब ये दोनों समस्थानिक है। बस आंसर में आप समस्थानिक लिखेंगे। बी है क्वेश्चन, यदि क्लोरीन के ये दोनों रूप प्रकृति में क्रमशः 75% और 25% विद्यमान होते हैं तो क्लोरीन परमाणु के औसत परमाणु द्रव्यमान की गणना कीजिए। तो इसमें जो है सो आपको आंसर लिखने हैं। जैसे आपको क्लोरीन है तो क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी है? क्लोरीन की परमाणु संख्या जो है सो 35 है। तो आपको इसमें जवाब जो लिखने हैं मेन 35 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 0.75 से, अब प्लस 37 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.25 से, क्योंकि यहाँ पे जो है सो आपका परमाणु संख्या 37 है, यहाँ पे कितने 35 है, और 75% और 25% है। जब 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.75, तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये कैलकुलेशन करने के बाद आपका आ जाएगा 35.5 ग्राम प्रति मोल। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो है सो जवाब हम लिखेंगे। उसके बाद आपका क्वेश्चन है जेड यदि 17 वाले क्लोरीन परमाणु के नामांकित संरचना व्यवस्थित चित्र बनाइए। तो 17 में जो है सो यदि आपका परमाणु संख्या है तो पहले सेल में जो है सो 2 रखेंगे, दूसरे में 8 और तीसरे सेल में 7। तो पहला सेल को K, दूसरा सेल को जो है सो तुम्हारा L कहते हैं और तीसरे सेल को M कहते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन है उसमें क्वेश्चन कह रहा है आपका कि अथवा वाले ए में स्थित आवेश और द्रव्यमान के संबंध में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के गुणों के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसमें आपका जवाब जो है सो है कि जो आपका प्रोटॉन है
यहाँ पे प्रोटॉन जो है सो धनात्मक रूप से आवेशित होते हैं, न्यूट्रॉन अनावेशित होते हैं और इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक रूप से आवेशित होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन का ऋणात्मक आवेश एक प्रोटॉन के धनात्मक आवेश को संतुलित करता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का द्रव्यमान एक होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन का लगभग कोई द्रव्यमान नहीं होता। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो है सो हम जवाब लिखेंगे। उसके बाद जो है सो आपका क्वेश्चन जो अथवा में बी है 34 का, निम्नलिखित तत्व की संयोजकता और परमाणु प्रतीक लिखिए। तो इसमें जो है सो आपको सोडियम का जो है सो कितना हो जाएगा, संयोजकता 1 है। एल्युमिनियम का कितना हो जाएगा, 3 है। पोटेशियम का कितना हो जाएगा, संयोजकता 1। कैल्शियम का कितना हो जाएगा, 2। और मैं आपको ट्रिक भी जो है सो बताया था, इस पे मैं वीडियो भी बनाया हूँ कैसे हम संयोजकता निकालते हैं, वो एक बार देख लेना, उस हिसाब से आपका जो है सो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जो आपका क्वेश्चन है 35, प्लास्टिड केवल पादप में स्थित होता है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्लास्टिड मौजूद है। जैसे पंखुड़ी हुआ, तो पंखुड़ी में आपका जो है सो किस प्रकार का जो है सो पादप जो है सो मौजूद होता है। तो पंखुड़ी में आपका जो है सो पादप जो होगा, तो पंखुड़ी में आपका क्रोमोप्लास्ट हो जाएगा। पतिया में जो है सो क्या हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा। फल की गुदा में क्या हो जाएगा, क्रोमोप्लास्ट भी हो जाएगा। अब आपका तो आंसर यहीं पे कंप्लीट है, बस आपको समझना है क्रोमोप्लास्ट क्या है। विभिन्न रंगों के होते हैं, पीला, नारंगी और लाल। ये फूलों की पंखुड़ियों और फलों में मौजूद होते हैं। क्लोरोप्लास्ट यानी हरा, ये हरे रंग का प्लास्टिड होता है। उसके बाद क्लोरोप्लास्ट के बारे में आपको लिखने हैं। क्लोरोप्लास्ट हरे रंग के प्लास्टिड होते हैं जिनमें वर्णक क्लोरोफिल होता है। क्लोरोप्लास्ट का कार्य प्रकाश संश्लेषण में सहायता करना है। इस प्रकार का प्लास्टिड पौधे के प्रकाश संश्लेषण भागों जैसे पत्ती में मौजूद होता है। ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, विभिन्न प्रकार की आकृतियों वाला सफ़ेद सांचा रंगहीन प्लास्टिड है। ल्यूकोप्लास्ट कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन के भंडारण के लिए फल, बीज और कंद और प्रकंद में होता है। क्लोरोप्लास्ट के बिना संपूर्ण प्रकाश, ये जो क्वेश्चन नंबर 35 का बी है, क्या होगा यदि पौधे से क्लोरोप्लास्ट को हटा दिया जाए, तो स्पष्ट कीजिए। तो आप डायरेक्ट इसमें लिखेंगे कि अगर मैं क्लोरोप्लास्ट के बिना संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया प्रभावित हो जाती है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक सूर्य के प्रकाश के अवशोषण के लिए जिम्मेदार है। क्लोरोप्लास्ट के अनुपस्थित पौधे में भोजन के उत्पादन को प्रभावित करेगा। इसका अथवा का जो क्वेश्चन है वो आपका है कि कोशिका पर विलयन की सांद्रता का प्रभाव का परीक्षण करने के लिए एक छात्र ने अति परासरण दाबी विलयन में कुछ पादप कोशिका और जंतु कोशिका को 15 मिनट के लिए रखा और फिर उन्हें अल्प परासरण दाबी विलयन में स्थानांतरित कर दिया। आपको क्वेश्चन का जवाब देना है। अल्प परासरण दाबी विलयन किसे कहते हैं, उपरोक्त स्थिति में अपेक्षित प्रेक्षण क्या होगा, उपरोक्त स्थिति में कोशिका भित्ति की क्या भूमिका होगी। इसका जवाब आपको लिखना है। सबसे पहला है, यदि विलय की सांद्रता कोशिका के अंदर की तुलना में अधिक है तो यह तो विलयन कोशिका के लिए हाइपोटोनिक होता है। कोशिका में पानी का प्रवाह के परिणाम स्वरूप कोशिका का आयतन बढ़ जाता है और वह फूल जाता है। उसके बाद जो आपका है इसका बी में जो है सो आप लिखेंगे कि जब एक कोशिका हाइपोटोनिक घोल में रखा जाता है तो उस कोशिका में अधिक विलय होता है, तो कोशिका सिकुड़ जाएगी क्योंकि पानी बाहर निकलेगा, पहले साइटोप्लाज्म से और फिर रिक्तिका से। इस प्रक्रिया को एक्सोस्मोसिस कहा जाता है, जिससे प्लास्मोलिस होता है। तो इस प्रकार जो है सो क्वेश्चन नंबर 35 के बी तक जो है सो आपका जो है सो बताया गया है। इसमें जो है सो मेन है कि इस 35 का सी भी जो है सो क्वेश्चन है आपका, उपरोक्त स्थिति में कोशिका भित्ति की क्या भूमिका है।
तो कोशिका भित्ति का मुख्य कार्य क्या होता है कि पादप को जो है सो सुदृढ़ता प्रदान करना, उसकी रक्षा करना। तो इस प्रकार ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है सो मैं आपको 35 नंबर क्वेश्चन तक जो है सो बताया हूँ। इसके बाद जो क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है सो क्या है, तो ये सब जितने भी क्वेश्चन है ये जो है सो आपको इससे नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें मैं जो है सो आपको बताऊंगा। इसके बाद जो भी क्वेश्चन बचा है अब आपको इतना क्वेश्चन कम से कम पहले फाइनल करके रखना है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।